डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी युवक भारती का है, जिसमें हम कृति पत्रिका प्रारूप 2021 पर आधारित नमूना कृति पत्रिका देखेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन न्यू पेपर पैटर्न देखने जा रहे हैं। इसके आपके जो क्वेश्चन पेपर है, इसके 5 विभाग हैं। पहला विभाग जो है गद्य का, जो हम देख चुके हैं। सेकंड पद्य है। थर्ड है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, और चौथा आ जाता है आपका व्यवहारिक हिंदी का। ये चारों विभाग हम पहले देख चुके हैं। इसके जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को बच्चों पूरी देखना, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का ये जो विभाग है, ये है विभाग 5 व्याकरण। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि विभाग 5 में व्याकरण में क्या क्या आपको आने वाला है। विभाग 5 व्याकरण, इसमें से आपको कुल मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 10 अंक आपको इस विभाग पर दिए गए हैं। और इस विभाग के अंतर्गत देखिए क्या क्या आ जाता है। पहले तो आपका आता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों काल पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको काल परिवर्तन पर पूछे जाएंगे। अब आ गया अलंकार। अलंकार में देखिए अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार, ये जो है 6 अलंकार हैं। इन 6 अलंकारों पर आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अलंकार जो है आपके पेज नंबर 30 मध्ययुगीन काव्य वृंद के दोहे, पेज नंबर 40 पेड़ होने का अर्थ, और पेज नंबर 56 ओजोन विघटन के घटक, यहाँ पर आपको ये सारे अलंकार मिल जाएंगे। अलंकार बच्चों अच्छे से पढ़ना। अलंकार आपको जो है पहचानना आना चाहिए। आप अलंकार जो है अलंकार की परिभाषा पढ़िए, उसको समझिए और उसके उदाहरण दिए गए हैं। इन जो मैंने आपको पेज नंबर बताए, इन सभी पेज नंबर पर अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं। आप उन उदाहरणों को पढ़िए और समझिए, आपको अलंकार पहचानना आसानी से आ जाएगा। इसके लिए भी आपको कितने 2 मार्क्स दिए गए हैं। अलंकार आपको सिर्फ पहचानना है। तो अलंकार आप समझेंगे और अलंकार को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलंकार आप जब पढ़ेंगे तो आपको अलंकार पहचानना आ जाएगा। व्याख्या पढ़िए और आप समझिए। इसके बाद आता है आपका रस। रस भी आपके टेक्स्ट बुक में है। रस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको रस दिया गया है। रस भी आपके देखिए 6 रस हैं यहाँ पर। श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभित्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस। इन रसों के भी आपको क्या करने हैं, आपको जो है व्याख्या पढ़नी है और रस पढ़ने हैं। ये भी आपको रस पहचानने के लिए आएगा। आपको उदाहरण दिया जाएगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आपको उदाहरण देखकर पहचानना है ये कौन से रस का उदाहरण है। ये भी आप पेज नंबर देखेंगे तो वहाँ पर आपको रस और उसका उदाहरण दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं मुहावरे की तरफ। मुहावरे जो है पाठ क्रमांक 4, 6, 8 और 10, ये मुहावरे जो है शब्द के नीचे आपको मिल जाएंगे। जब आप पाठ देखेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ के नीचे आपको ये मुहावरे जो है उसके नीचे मिल जाएंगे। और ये मुहावरे पाठ 6, 4, 8, 10, यहाँ पर आपको ये सारे पाठ के मुहावरे रटने हैं। इसके अलावा जो आपको अंतिम पृष्ठ पर भी मुहावरे दिए गए हैं, वो भी आपको याद करने हैं। और मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग आने वाला है, ये भी आपको आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए। आगे है 5वां वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण भी पाठ क्रमांक 4, 6, 8 और 10, 4th, 6th और 8th और 10th जो आपके चैप्टर्स हैं, आपको वो जो है
बहुत ही अच्छी तरह से सूक्ष्म तरीके से, मतलब आप अगर 2-3 बार इन पाठों को पढ़ते हैं तो आपको ये वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पाठ पढ़ा है। क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण में क्या होता है, वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको उसमें गलतियाँ होती हैं, वही गलतियों को सुधार कर आपको लिखना होता है। ये गलतियाँ वर्तनी में हो सकती है, लिंग में हो सकती है, वचन में हो सकती है। तो इन सब को आपको जो है, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आपको वाक्य याद होगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और 2 मार्क्स ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया, पहले तो हो गया आपका काल परिवर्तन 2 मार्क्स के लिए, अलंकार 2 मार्क्स के लिए, रस 2 मार्क्स के लिए, मुहावरे 2 मार्क्स के लिए, वाक्य शुद्धिकरण 2 मार्क्स के लिए। 5 जो इसके घटक हैं और इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क आपको हर घटक में मिल जाएगा, तो आपके मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर 2। तो ये हो गया आपका विभाग 5 व्याकरण 10 मार्क के लिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे जो है क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन का अगर एक सैंपल आपके सामने आ जाता है तो आपको जो है परीक्षा में स्टडी करने के लिए और एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, आपके ध्यान में रह जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृति 5 ये विभाग 5 है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कृति 5 निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अभी वाक्य आपको दिए गए हैं, कोष्टक में आपको सूचनाएं दी गई हैं। इस सूचना के हिसाब से आपको दिए गए वाक्य को परिवर्तित करना है। ये आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, 4 वाक्य में से आपको 2 वाक्य लिखने हैं। 2 वाक्य के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको चारों के चारों वाक्य आते हैं तो आप चारों के चारों वाक्य सॉल्व कीजिए, चारों के चारों वाक्य का उत्तर लिखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्तनी में गलती हो जाती है, लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए अगर आपने चारों वाक्य लिखे हैं तो उनमें से अगर 2 सही होते हैं तो आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी वाक्य छोड़ना नहीं है और हर वाक्य लिखने के समय आप बीच में एक लाइन छोड़कर ज़रूर लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर ही दूसरा उत्तर लिखना। और यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ये पूरा वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है कि निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये क्वेश्चन आप उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका का अर्थ होता है आंसर शीट। आंसर शीट में आप क्या करेंगे, आंसर शीट में आप सिर्फ डालेंगे कृति 5 और आप सीधे आंसर लिखेंगे। जो वाक्य आपने लिखा है, अगर 1 है तो 1 लिखकर उसके आगे सीधे आंसर लिखना, 2 है तो 2 लिखकर आप सीधे आंसर लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन चारों के चारों वाक्य लिखना, जिससे कि आपको अगर एक भी गलती हो गई कहीं पर भी तो आपको उसके मार्क्स दूसरे वाक्य पर दे दिए जाएंगे। तो चारों के चारों वाक्य लिखना। अब पहला वाक्य है, ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो आपको सामान्य भूतकाल लिखना है। अब आप वहाँ पर कहाँ पर गलती हुई है, किस तरीके से वाक्य चेंज करना है, उसको ध्यान में रखना है। तो चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं। अब आपको इधर सामान्य भूतकाल करना है, तो भूतकाल में क्या होगा यहाँ पर देखना है कि भूतकाल की क्रिया में क्या लगता है, उस हिसाब से इसको आपको चेंज करना है। तो उन्हें व्यवस्थित करने के ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो ये इसको भूतकाल यानी कार्य क्या हो गया है, हो चुका है, पहले ही हो गया है, भूत हो गया है, वो भूत बन गया है, कार्य हो गया है, तो क्या आएगा, चले गए। तो ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले गए। यहाँ पर आपने चेंज किया, वाक्य शुद्ध करके लिखा, वहाँ पर बच्चों अंडरलाइन ज़रूर करना कि कहाँ पर आपने उसको शुद्ध करके लिखा है। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, एग्जामिनर का जो सीधे उस पर ध्यान जाता है और आपको आसानी से पेपर चेक हो जाता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए अंडरलाइन ज़रूर करें। अब सेकंड है, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। इसको
कोष्टक में दिया गया है सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल यानी अपना प्रेजेंट, हमारा जो प्रेजेंट है, हम जिसमें है यानी वर्तमान में है। तो वर्तमान में है तो ये खुशी हुई, अब इसको हमें वर्तमान काल में लाना है। तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई नहीं, वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो होती है। जब आप होती है लिखेंगे तो वहाँ पर होती है में आप अंडरलाइन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड है, उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। पूर्ण वर्तमान काल में इसको हमें चेंज करना है। जब पूर्ण वर्तमान काल आएगा, पूर्ण वर्तमान काल है, तो ये हमारा हो जाता है, उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल हो चुके हैं। रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हो चुके हैं, तो हो चुके हैं को आप अंडरलाइन करेंगे। सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। ये है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल है तो भविष्य काल होगा, कार्य होगा, अभी ना हो चुका है ना हो रहा है, ये कार्य होने वाला है, तो ये भविष्य में इन फ्यूचर होगा। तो सत्य को जीवन में उतारना क्या है? हमारा आदर्श होगा। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये जो सेंटेंस, राइट सेंटेंस आप लिख रहे हैं, बस उसी उत्तर को लिखें और वहाँ पर अंडरलाइन कर दें। तो ये जो हो गया आपका काल परिवर्तन का क्वेश्चन, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। बच्चों आप ये 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान देकर आपको काल परिवर्तन सीखना है, काल परिवर्तन पढ़ना है, और कोष्टक में जो सूचनाएं दी गई हैं, ब्रैकेट में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है। प्रेजेंटेशन के लिए आप साफ सुथरा लिखें। देखिए सुंदर अक्षर लिखने के लिए कोई नहीं कहता है, हर बच्चे की हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग सभी की सुंदर नहीं है, लेकिन आपको कैसे लिखना है? आपको सुवाच्य अक्षर लिखना है, जो एग्जामिनर के आसानी से पढ़ सके, वो समझ सके तो कि आपने लिखा क्या है। सिर्फ अक्षर कैसे होने चाहिए? सुवाच्य होने चाहिए। सुवाच्य अर्थात जो आसानी से समझ में आ सके और पढ़े जा सके, उस तरीके से लिखें। बीच में एक एक लाइन छोड़कर लिखें। जो करेक्शन की गई है आपके द्वारा, उसके नीचे आप अंडरलाइन करें। यहाँ पर देखिए हमें काल परिवर्तन में कितने 3 काल है ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो तीनों काल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके उप प्रकार कितने हैं? इसके उप प्रकार, काल के 7 उप प्रकार होते हैं, तो उन पर आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से कभी कभी एक जो है काल रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर आ गया आपका वर्तमान काल और ये आ गया पूर्ण वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर भूतकाल और ये भविष्य काल अलग अलग। तो इन तीनों कालों पर आपको प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, और उसमें से 3 प्रश्न हैं तो एक काल रिपीट हो सकता है। तो आपको सभी कालों की तैयारी करनी है। कृति 5A। कृति 5A हम देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। देखिए अलंकार को पहचान कर उसका नाम लिखना है। ये आपको दिए जाएंगे 4, जिसमें से आपको 2 करने हैं। उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको चारों अलंकार पहचान कर लिखने हैं। अगर आते हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चारों लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पर भी कोई गलत हो जाता है तो दूसरा जो सही है उस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसीलिए इन अलंकारों को भी, जो भी व्याकरण या ग्रामर का क्वेश्चन आता है वो आप पूरा लिखें। तो ये जो अलंकार हैं, जिन पाठों के अंत में अलंकार दिए गए हैं, जैसे मैंने बताए थे आपको पेज नंबर 40 है, पेज नंबर आपको मैंने पहले भी बताया, पेज नंबर 30, पेज नंबर 40 और पेज नंबर 56 पर आपको अलंकार मिल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है? अलंकार की व्याख्या दी गई है, अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं। आप व्याख्या को पढ़िए, व्याख्या को समझिए और उदाहरण भी देखिए। उदाहरण को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण देखकर आप समझ सकते हैं ये किस
अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण को देखकर पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सा अलंकार है। तो पहला है हमारा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, ये देखिए, ये है रूपक अलंकार। चरण सरोज पखारन लागा, ये आप देखेंगे तो ये आपको पेज नंबर 30 पर उदाहरण मिल जाएंगे। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान को एक रूप माना जाता है। यहाँ पर व्याख्या दी गई है और आपको 4 उदाहरण, देखिए 4 उदाहरण दिए गए हैं। इन चारों उदाहरणों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा और आप आसानी से रूपक अलंकार कौन सा है ये पहचान लेंगे। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एक उदाहरण लिया है। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार का उदाहरण। अब हम आगे देखते हैं। पीपर पात सरस मन डोला, ये हो गया आपका उपमा अलंकार का उदाहरण। उपमा अलंकार के लिए भी यहाँ पर पेज नंबर 30 पर आपको 6 उदाहरण दिए गए हैं। 6 उदाहरण आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसानी से उदाहरण की व्याख्या जो है समझाई गई है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा अलंकार के लिए आप जो है यहाँ से व्याख्या पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर उपमा अलंकार में देखिए दिया गया है कि जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आप उदाहरण को देखिए, व्याख्या को पढ़िए और सारे उदाहरण याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। अब यहाँ पर आ गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अर्थात प्रकट रूप से देखना, प्रकट रूप से देखना। यहाँ पर भी जो है 5 उदाहरण दिए गए हैं और इसको पहचानने के लिए उन्होंने बताया है कि मानो, जनु, जनहु, मनु, मानहु जैसे शब्द इसमें ज़रूर आते हैं। ऐसे शब्द अगर आते हैं आप देखेंगे तो आप आसानी से पहचान लेना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर जनु नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आया है जान पड़ता है, जान पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आप इसको भी देखकर पहचान सकते हैं। तो देखिए, आपको उदाहरण लिखना नहीं आएगा, उदाहरण रटकर आपको लिखना नहीं है, उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन उत्प्रेक्षा को आप लिखकर देखेंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़कर जाएंगे और एग्ज़ाम के प्रेशर में ऐसे बैठेंगे ना, तब आप सोचेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा आपको लिखने में मिस्टेक हो सकती है, ये इसीलिए ये उत्प्रेक्षा, उपमा, ये जो सारे अलंकार हैं ये आप 1-2 बार लिखकर देख लेना। उत्प्रेक्षा लिखने में आप हो सकता है मिस्टेक करें, हार्ड है, तो इसलिए आपको वो लिखना आना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये उदाहरण जो है अतिशयोक्ति का है। अतिशयोक्ति भी आपको लिखना आना चाहिए, इसलिए अतिशयोक्ति लिखकर आप देखेंगे, क्योंकि आपने जो है इसको पहचान लिया कि कौन सा अलंकार है, आपको पहचानना आ गया, सब आ गया, लेकिन आपने लिखने में मिस्टेक कर दी तो आपका 1 मार्क जो है चला जाएगा। इसीलिए आपको अतिशयोक्ति लिखना आना चाहिए। आप अतिशयोक्ति लिखकर देखेंगे। और अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति अर्थात अतिशय धन उक्ति। तो अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, कोई भी बात जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई है उसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। और ऐसा जब हम अलंकार को अतिशयोक्ति अर्थात
अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब कोई भी बात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये भी आप उदाहरण को जब पढ़ते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे ये हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें अतिशय बढ़ा चढ़ाकर के कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई थी पूरी तरीके से, तब तक क्या हो गया, लंका जल गई और निशाचर जो असुर थे, जो वहाँ के दानव थे, वो सब भाग गए। तो ये अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। ये भी जो आपको क्या करना है, आपको इसका भी प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। एक एक लाइन छोड़कर आप अलंकार लिखेंगे कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर सिर्फ उपमा या रूपक या अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा नहीं लिखना है, पूरा आपको लिखना है। कृति 5 आप डालेंगे नंबर 1, वहाँ पर आपको अलंकार का उदाहरण नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अलंकार का नाम लिखना है। तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि ये किसका उदाहरण है, तो ये रूपक, हाँ, अलंकार का उदाहरण है। अलंकार भी आपको लिखना है कि ये अलंकार है। सेकंड है आपका, सेकंड नंबर डालेंगे और जो अलंकार है उस अलंकार को पूरा लिखेंगे कि ये उपमा, आगे आपको लिखना है अलंकार, पूरा लिखेंगे आप, उपमा अलंकार। सिर्फ उपमा लिखकर नहीं छोड़ना है, ऐसे ही आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कृति 5 ई की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्गत रस पहचानना है। रस पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 राइट आंसर लिखने हैं। आपको 4 आते हैं, आप चारों लिखेंगे और आपको 4 लिखने की कोशिश करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और हर आंसर के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। और क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शीट का मतलब आंसर शीट होता है। आप लिखेंगे कृति 5 ई और नंबर डालेंगे और उसके आगे कौन सा रस है वो पहचान कर लिखेंगे। ठीक है, तो जो रस दिए गए हैं वो मैंने पहले भी बताया कि आपको पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पर ये रस मिल जाएंगे। पार्ट 2 निराला भाई आपका रिड्यूस्ड है, लेकिन वहाँ पर रस दिए गए हैं, रस के उदाहरण वहाँ से आपको याद करने हैं। आपको रस वहाँ पर जाकर पढ़ना है, ये नहीं सोचना है क्योंकि बच्चे सोचेंगे रिड्यूस सिलेबल है, रिड्यूस सिलेबल्स के अंतर्गत पार्ट 2 आता है, तो ऐसा नहीं है। पार्ट 2 रिड्यूस्ड है, लेकिन वहाँ का जो ग्रामर है वो पोर्शन आपको आने वाला है। तो वहाँ पर से आप ये जो रस है वो जाकर पढ़ेंगे, रस को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। अब देखिए, इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर क्रोध शब्द आया है ना, तो क्रोध शब्द आया है तो ये कैसा, कौन सा रस हो जाएगा, ये हो जाएगा रौद्र रस। तो रौद्र रस इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। वहाँ पर पेज नंबर 11 पर आपको रौद्र रस मिल जाएगा, रौद्र रस का उदाहरण मिल जाएगा। आप वो ज़रूर अध्ययन करें, स्टडी करें। आगे चलते हैं सेकंड पर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। तो ये है शांत रस का उदाहरण। शांत रस का भी आपको पेज नंबर 22 पर देख लीजिए। पेज नंबर 22 पर आपको ये सारे रस जो है मिल जाएंगे। पेज नंबर 11, पेज नंबर 22 ज़रूर पढ़ें, वहाँ पर रस और उसके उदाहरण और उसकी व्याख्या दी गई है। शांत रस में भी आपको दिया गया है कि जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस के 2 उदाहरण दिए हैं, आप दोनों आसानी से पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक तो है माटी कहे कुम्हार से, दूसरा है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। तो अब आगे चलते हैं हम तीसरे पर। हमारा तीसरा है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा से चरावे गाय, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब ये देखिए, जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, पढ़ने का ढंग अगर आपका अच्छा है तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, एक अचंबा देखा रे भाई। एक अचंबा, एक
किसी से इंसान कह रहा है कि एक अचंभा देखा रे भाई, अचंभा देखने की बात कर रहा है। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, सिंह खड़ा है और गाय को क्या कराया जा रहा है, चराया जा रहा है। पहले पूत पाछे माई, पहले पूत यानी पहले बच्चा चल रहा है, उसके पीछे पीछे उसकी माँ आ रही है। चेला के गुरु लागे पाए, चेला जो चेला होता है, शिष्य होता है, उसके पैर लग रहे हैं गुरु। तो ये क्या है, अद्भुत रस है, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। तो ये अद्भुत बात है ना, अद्भुत रस हो गया। अब हम आते हैं हमारे 4th पर। इसको भी आप देखिए, पढ़िए अच्छी तरह से। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। अब ये जो है भक्ति रस का उदाहरण है। भक्ति रस के लिए भी 2 उदाहरण दिए गए हैं, दोनों उदाहरण आप देख लें, बस आपको ये सारे जो रस पहचानने आ जाएंगे। 6 रस हैं, 6 रस के 2-2, 3-3 उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में हैं, पेज नंबर 11, पेज नंबर 22 पर। वही आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसी में से आने की संभावना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक कृति 5 ई की तरफ। कृति 5 ई, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी आपको 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं, लेकिन आप चारों करिएगा और एक एक जो आप मुहावरा लिखेंगे, मुहावरा का अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, तब दूसरे पर आना है। तो ये क्या है, चट्टानों पर फूल खिलना। चट्टानों पर फूल खिलना, आपको इसका पहले तो क्या करना है, अर्थ लिखना है। चट्टानों पर फूल खिलना, चट्टानों पर फूल खिलने का अर्थ हो गया कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। इसके आगे आपने लिख दिया। अब आप इसके नीचे जो है इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करते समय क्या होता है, कभी कभी छात्र गलती करते हैं और उसका अर्थ लिख देते हैं कि कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना, तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे का अर्थ लिखा है, लेकिन मुहावरे का प्रयोग आपको वाक्य में करना है कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमें चट्टानों पर क्या करना है, चट्टानों पर फूल खिलाने हैं। तो चट्टानों पर फूल खिलाने हैं, इस तरीके से आप वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब कन्नी काटना, कन्नी काटना का क्या हो गया है, बचकर निकल जाना। तो आज की युवा पीढ़ी या आज की युवा पीढ़ी रूढ़िवादी परंपराओं से कन्नी काटती है, इस तरीके से लिखेंगे और कन्नी काटना पर अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। या आप लिख सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, आज की पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा कन्नी काटती है। तो हमेशा कन्नी काटती है, तो कन्नी काटती को आपको अंडरलाइन करना है। अब आ जाता है 3rd, समा बांधना। समा बांधना यानी रंग जमना या वातावरण का निर्माण करना। तो बैजू बावरा के गीत से वहाँ पर उपस्थित लोगों में एक समा बंध गया, तो आप लिखेंगे समा बंध गया, वातावरण निर्माण हो गया। इस तरीके से आपको वाक्य में नहीं लिखना है और आपको एक लाइन छोड़नी है और जो आपने समा बांधना का प्रयोग किया है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। अब आ गया गले के नीचे उतरना। गले के नीचे उतरना अर्थात स्वीकार होना। तो समाज सुधारकों की बातें हमारे समाज के गले के नीचे उतरनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना वाक्य बनाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो ये जो वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न है, वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न में भी आपको जो है 4 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 शुद्ध करके लिखने हैं, लेकिन आपको 4 आते हैं तो आप चारों लिखना। उसमें आप एक एक लाइन बीच में छोड़ देना। और वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वाक्य शुद्धिकरण भी आपके पाठ में से ही पूछे जाने वाला है। इसमें जो गलतियाँ की जाती हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको लिंग, पुरुष, वचन, विराम चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। वर्तनी में भी गलती हो सकती है, लिंग पुरुष में गलती होती है, विराम चिन्ह में गलती होती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ध्यान से, सूक्ष्मता से इन
वाक्य को पढ़ें और वाक्य को शुद्ध करें, और जो आपने शुद्ध करके लिखा है उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। देखिए, और हर वाक्य में ध्यान रखना कि 2 गलतियाँ ज़रूर दी जाती हैं, तो उसके सत्य का पराजय हो जाता है, तो उसके सत्य का पराजय हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा उसके सत्य की पराजय हो जाती है। एक वाक्य में 2 गलतियाँ ज़रूर दी जाएंगी, तो ध्यान में रखकर आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। उसमें लिंग में भी हो सकती है, वचन में भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, विराम चिन्ह को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इन सभी बातों को वर्तनी में भी हो सकती है। सेकंड है, अतिथि आए हैं घर में सामान नहीं है। अब देखिए, इसमें अतिथि आए हैं, आपको यहाँ पर दोनों जगह बिंदी नहीं दी गई है, वो करना है। थर्ड है, जो आपका प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और ताकत, अब यहाँ पर ताकत दिया है तो आपको ताकत गिनना है। यहाँ पर विकास में बिंदी डालनी है, मैंने डाल दी थी गलती से, तो वहाँ पर नहीं होगी, तो आपको वहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर 2 आपकी गलतियाँ मिल गई। तो इस तरीके से वाक्य शुद्धिकरण का भी प्रश्न आप हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है विभाग 5 समाप्त। विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, 4, 5 सारे आपके जो आपके एग्ज़ाम में विभाग आएंगे, वो सारे विभाग हमने जो है वीडियो में पूरे कर लिए हैं। आप बहुत ही अच्छे से सूक्ष्मता से अध्ययन करें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।